वैसे विद्यार्थी जो इस साल बीए पार्ट 1 के हिंदी ऑनर्स के रूप में परीक्षा देने वाले हैं, और वैसे विद्यार्थियों के लिए आज हम विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, जो प्रश्न आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये रखे गए हैं। आप यदि इतने प्रश्नों को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ कुल आपको 15 प्रश्न मिलेगा, तो इस 15 प्रश्नों में पार्ट 1 के हिंदी ऑनर्स वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर संभावनाएं बन सकती है। इस बेहतर संभावनाओं के साथ आप अपने परीक्षा को और बेहतर से बेहतर करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक को हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे आज इन 15 प्रश्नों के लिए, और इसके साथ साथ आपको मैं इस बात से भी अवगत करा देना चाहता हूं कि यदि आप इस प्रश्न को बेहतर ढंग से देख रहे हों, तो प्रश्नों को देखने के साथ साथ इसका उत्तर आप बेहतर ढंग से अपने ही भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे, और इसी अपने भाषा के माध्यम से आप बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। और मेरा यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को देखने के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से थोड़ा हमें भी वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस प्रश्न में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आपको करना है, जो आपके प्रश्न पुस्तिका से लिए गए हैं। आपके इस प्रश्न के माध्यम से आप देखेंगे इसका काल का विभाजन कैसे करने हैं, किस तरह से काल का विभाजन करेंगे हिंदी साहित्य के रूप में। तो ठीक, आइए देखिए दूसरे प्रश्न आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा कि पृथ्वीराज रासो की, यहाँ देख रहे हैं ना कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता की विवेचना करें। तो पृथ्वीराज रासो जो यहाँ कवि हैं, इस कवि के प्रामाणिकता किस प्रकार की है, इस प्रामाणिकता के बारे में आपको विशेष रूप से उल्लेख करना है। और इसके माध्यम से आप, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि मैं आपके प्रश्न पुस्तिका में मात्र 15 प्रश्न हम लिए हुए हैं। तो आइए तीसरे प्रश्न को देखिए कि तीसरे प्रश्न में जैसे आपको यहाँ दर्शाया गया है कि चंदर बरदाई का परिचय दें। चंदर बरदाई जो हैं, इनके परिचय देने हैं तथा उनकी जो काव्यात्मक विशेषता है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो मैं अभी बता रहा था कि जैसे 15 प्रश्न हम लिए हुए हैं, इस 15 प्रश्नों के माध्यम से आप यहाँ देखेंगे कि इसमें से 5 प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे। तो देखिए यहाँ चौथे प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, इस चौथे प्रश्न में देखेंगे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहना कहाँ तक समीचीन है। अगर भक्ति साहित्य को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहते हैं, तो यह स्वर्णयुग कहना कहाँ तक समीचीन है, कहाँ तक उचित है, इस बात को आपके जो पुस्तक है, पुस्तक के माध्यम से आपको सहयोग लेना है। तो फिर 5वें प्रश्न को देखें जो स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं कि 5वें प्रश्न है कि निर्गुण प्रेम मार्गी का परंपरा पर प्रकाश डालते हुए हिंदी के प्रेमाख्यान कवि की प्रवृत्तियों की विवेचना करना है आपको। तो यहाँ यह 5वां प्रश्न जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, यह प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, क्योंकि निर्गुण प्रेम मार्गी की परंपरा, निर्गुण प्रेम मार्गी की जो परंपरा है, इस परंपरा पर प्रकाश डालते हुए हिंदी के प्रेमाख्यान काव्य की जो यहाँ काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, इस काव्य प्रवृत्तियों को यहाँ विवेचित करने के साथ साथ आपको इसके बारे में थोड़ा सा अपने भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो आइए यहाँ इसके बाद के जो प्रश्न आप देखेंगे, छठे प्रश्न जो है, छठे प्रश्न में है कि यहाँ स्क्रीन पे ये भी छठे प्रश्न आपके आगे है कि भक्तिकालीन निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता पर प्रकाश डालें। तो भक्ति साहित्य की जो निर्गुण, यहाँ भक्ति साहित्य की या भक्तिकालीन निर्गुण धारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसकी विशेषताएं किस प्रकार की विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं को प्रकाशित करना है, इस विशेषताओं को लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो जैसे मैं पीछे अभी बता रहा था, इस पीछे की बातों को आप ध्यानपूर्वक देखें कि जो 15 प्रश्न लिए गए हैं, इसमें के 6 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए यहाँ। तो 15वां प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और 7वें प्रश्न में जो आपके यहाँ जो स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, 7वें प्रश्न में आप देखेंगे कि निर्गुण काव्य परंपरा में कबीर के प्रमुख योगदानों का वर्णन करना है। तो निर्गुण काव्य परंपरा में कबीर के प्रमुख योगदान क्या है,
कबीर का योगदान यहाँ जो है उस कबीर के योगदान की व्याख्या करना है कि कबीर किस तरह के अपने योगदान को देते हैं, तो इस योगदान की व्याख्या करना है। तो या कबीर के अगर आप कविताओं को बेहतर ढंग से देखेंगे तो आप इसमें निर्गुण काव्य की जो परंपरा है, इस परंपरा को आप निश्चित रूप से उल्लेखित कर सकते हैं। तो 8वें प्रश्न को देखें। 8वें प्रश्न में जैसा आपको दिया गया है कि प्रेम गाथा, यहाँ आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि प्रेम गाथा काव्य की प्रवृत्तियों, जो प्रेम गाथा काव्य की प्रवृत्तियां हैं, इस प्रवृत्तियों को प्रकाशित करना है और प्रवृत्तियों के साथ साथ जो यहाँ पे और भी प्रश्न में जोड़े गए हैं और विशेषताओं की व्याख्या करना है, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में ही होगा। और इस दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से जो ये 8वें प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं कि प्रेम गाथा काव्य की प्रवृत्ति और इसकी विशेषता का जैसे आपको प्रकाश डालना है, तो इसके बारे में आपको निश्चित रूप से लिखने हैं। फिर आप 9वें प्रश्न को देखेंगे। 9वें प्रश्न में आपके हैं कि जो यहाँ दिया गया है कि विद्यापति की जो काव्यात्मक विशेषता है, तो विद्यापति के बारे में आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि विद्यापति कौन थे, इनकी काव्य किस प्रकार की थी और काव्य जो था, इस काव्य की विशेषताएं क्या थी। तो इस काव्य की विशेषताओं के रूप में जब आप समझेंगे तो यही चीज हुआ आपका कि इनकी काव्यात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालने की बात की गई है कि इसके काव्यात्मक विशेषताओं को बतावें। इसके साथ आप पाएंगे यहाँ कि 10वें प्रश्न के रूप में आपके मिलेंगे कि 10वें प्रश्न जो स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं, तो इस स्क्रीन पर देखेंगे कि कबीर की भक्ति भावना, कबीर जो है, कबीर की भक्ति भावना जो है ईश्वर के प्रति किस प्रकार की है। तो इस भक्ति भावना पर मुख्य रूप से आपको प्रकाशित करना है कि कबीर की भक्ति भावना को मुख्य रूप से प्रकाशित करना है। तो कबीर किस प्रकार से ईश्वर से भक्ति भावना में लीन है, ईश्वर के प्रति वो किस तरह की सोच रखे हुए हैं, किस तरह की विचारधाराओं को हम लोग के बीच में समावेशित किए हुए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए आपको यहाँ कबीर के भक्ति भावना को दर्शाना है कि ईश्वर के प्रति इनकी भक्ति भावना किस तरह की थी। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 11 नंबर प्रश्न जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, इस 11 नंबर प्रश्न में आप पाएंगे कि पठित पाठ के आधार पर, जो आपका पाठ है, आपके पाठ्य पुस्तक है, तो इस पाठ्य पुस्तक के आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी का नाम तो आप जानते ही हैं। तो इस मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं को उल्लेख करना है, इस विशेषताओं को दर्शाना है। जो आपके पाठ के आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी पाठ को जब आप देखेंगे, इनके द्वारा रचित पाठ को देखेंगे, तो इनकी विशेषताओं को भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे 12 नंबर प्रश्न में कि 12 नंबर प्रश्न में जैसे आपके स्क्रीन पे जो शो कर रहा है कि सूरदास के काव्य सौंदर्य की विवेचना करें। तो सूरदास के काव्य सौंदर्य यानी सूरदास के बारे में आपको जानना है, सूरदास के काव्य के बारे में आपको जानना है। तो जब सूरदास के बारे में जानेंगे, इनके काव्य के बारे में जानेंगे, तो इनके काव्य की विशेषताओं के बारे में भी आप बेहतर ढंग से उल्लेखित कर सकते हैं, बेहतर ढंग से इसको समावेशित कर सकते हैं, क्योंकि सूरदास की काव्य सौंदर्यता किस प्रकार की है, इस सौंदर्यता का वर्णन, इसकी विवेचना आपको करना है। ठीक आपके 13 नंबर प्रश्न जो मिलेंगे, जो स्क्रीन पे आपके आ गए 13 नंबर प्रश्न, इसमें जैसे है कि उद्धव गोपी संवाद, उद्धव गोपी संवाद को अपने शब्दों में व्याख्या करें, अपने शब्दों में लिखें। तो उद्धव गोपी संवाद जो है अपने शब्दों में आप किस प्रकार से उल्लेख करेंगे, किस तरह से आप लिखेंगे उद्धव गोपी संवाद को, तो इसके बारे में जैसे आप देखेंगे कि उद्धव गोपी संवाद जो है कि यह एक पाठ है आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के, जो पेपर 1 ऑनर्स पेपर के। तो इसके संवाद की व्याख्या जो आपके पाठों के माध्यम से दर्शाया गया है, उसको आपको लिखना है। ठीक आप 14 नंबर प्रश्न को देखें कि 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि तुलसीदास का नाम तो आप जानते ही हैं कि तुलसीदास के काव्यात्मक विशेषता को लिखे। तो तुलसीदास के माध्यम से जो काव्य दर्शाया गया है, उस काव्य के अंदर की जो विशेषताएं हैं, तुलसीदास के द्वारा रचित जो विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं को आपको दर्शाना है। तो यही तुलसीदास की काव्यात्मक विशेषताओं को यहाँ दर्शाने की बात की गई है। तो इसके साथ साथ यहाँ आपको यह ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। अब आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो अंतिम प्रश्न आपका होगा। यहाँ आपके स्क्रीन पे जो शो कर रहा है कि पठित पाठ के आधार पर तुलसीदास की दास्य भावना, आप पाठ जो पढ़ेंगे, पाठ पढ़े हुए हैं, तो उस पाठ के आधार पर जो तुलसीदास की दास्य भावना है, तुलसीदास दास से प्रवृत्ति की जो भावना रखे हुए हैं अपने पाठ के माध्यम से, अपने जो कविता है उस कविता के माध्यम से, तो इस भावना पर प्रकाश आपको डालना है।
पठित पाठ के आधार पर तुलसीदास की जो दास्य भावना है, इस दास्य भावना को प्रकाशित करना है। तो इस तरह से आपके 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको फिर से एक बार थैंक्स बोलना चाहता हूं, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।